जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों मैं आपको बता दूं कि आपके वीडियो के एग्ज़ाम डेट लग चुकी है और इसके बाद कुछ ही समय में दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की भी एग्ज़ाम डेट आने वाली है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों आपको बता दें हमने शुरू से सब कुछ शुरू कर दिया है। जीके और दोस्तों आपकी हिंदी, ठीक है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत ही बेहतरीन ढंग से साथ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको बता दूं ये आज की ये तीसरी क्लास है हिंदी साहित्य के इतिहास की, सॉरी चौथी क्लास है, ठीक है। और अगर आपको बता दें इसके पहले की क्लास देखना चाहते हैं दोस्तों आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो एग्ज़ाम संपूर्ण कोर्स के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें अगर डिस्क्रिप्शन में जाते हैं दोस्तों वहाँ भी आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देख रहे थे आदिकाल, ठीक है। और आदिकाल में दोस्तों हम अब देखेंगे नाथ साहित्य के बारे में। देखिए नाथ कौन थे दोस्तों, आपको बता दें नाथ साहित्य किसके थे, जो दोस्तों भोलेनाथ के उपासक थे। यानी आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जन भाषा में जिस साहित्य की रचना की गई उसे नाथ साहित्य के नाम से हम पुकारते हैं, ठीक है। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार दोस्तों नाथों का काल कितना था, 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य था, ठीक है। देखिए राहुल सांकृत्यायन का कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने नाथों को ही सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप माना। ये कहते हैं जो सिद्ध परंपरा था उसका ही जो विकसित रूप हो वो नाथ हो गया, ठीक है। ये बहुत सी चीज़ें ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, हाँ ये याद रख लेना कि दोस्तों जो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का कहते हैं नाथों की भाषा कुछ कर्कश, कर्कश मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कानों में चुभती है, ठीक है। वो फक्कड़ी भाषा थी। फक्कड़ी मतलब क्या था, जो भी मन में आया बोल दिया, ठीक है, फक्कड़ी भाषा थी, ठीक है। ये चतुर्सेन कहते हैं। और आपको बता दें कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार नौ नाथ कौन माने जाते हैं दोस्तों। यहां से देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे पूछा क्या गया था आपके सुपर टेट में कि योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से थे। तो योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से है दोस्तों, नाथ संप्रदाय से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। आपको बता दें कि नाथों संख्या 9 थी दोस्तों, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों निम्नलिखित गिनाए, कौन कौन से, नागार्जुन हो गए, जड़भरत हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ है ना, गोरक्षनाथ ये गोरखनाथ वाले, ठीक है। और चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, ठीक है। ये नवनाथ बताए गए हैं गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। आपको बता दें कि इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, हाँ गोरखनाथ के बारे में थोड़ा सा याद रख लेंगे दोस्तों। गोरखनाथ दोस्तों, ठीक है, इनका जो भी चीजें के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। क्या नाम था गोरखनाथ, गुरु नाम क्या था, मत्स्येंद्रनाथ। आपको बता दें नाथ पंथ में 60 चक्रों वाला योग मार्ग तथा हठ मार्ग साधना प्रणाली गोरखनाथ की ही देन है। और आपको बता दें गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभ करता भी माना था। किसको दोस्तों, गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभ करता भी माना जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान का समकालीन भी बताया था, याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि महाराष्ट्र के संत थे ज्ञानदेव स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा को मानते थे, ठीक है। चलिए आपको याद रखना है चीजें। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें इनकी भाषा कैसी थी, सधुकड़ी थी, यानी कि पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, ठीक है। चलिए अब देखिए गोरखनाथ दोस्तों, आपको बता दें गोरखनाथ ने दोस्तों 12 पंथी संप्रदाय की भी स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रास संप्रदाय, देखते हैं रास साहित्य। रास साहित्य का दोस्तों जैन धर्म के, ठीक है। अब आपको बता दें दोस्तों रास का अर्थ क्या होता है। रास कहते नहीं थे आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी रास रचाते थे। रास का मतलब दोस्तों जब 3 चीजें एक साथ की जाए, मतलब नृत्य मतलब नाचा भी जाए, और संगीत यानी गाना गाया भी जाए, और क्रीड़ा खेला भी जाए, मतलब नाचते हुए खेलते हुए गाना दोस्तों, इसको हम रास कहते हैं। और आपको बता दें कि रास शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया, तो आदि पुराण या जैन पुराण में। इसके रचयिता 7वीं शताब्दी के जैन कवि दोस्तों जिनसेन सूर्य थे। कौन थे, जिनसेन सूर्य थे। आपको बता दें कि रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन है, तो रिपु दा रण रास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन दोस्तों, आपको बता दें के द्वारा लिखी गई रचना श्रावकाचार दोस्तों हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है दोस्तों। याद रखिएगा श्रावकाचार क्या दोस्तों, हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, पहले देखिए इनको याद रखिएगा शालिभद्र सूरी,
क्या है शालिभद्र सूरी संबंधित क्या है, आपको बता दें कि शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। दोस्तों शालिभद्र सूरी को पहला हिंदी कवि कौन मानता है कि हिंदी के प्रथम कवि शालिभद्र सूरी हैं? कौन कहता है ये? तो गणपत चंद्र गुप्त जी क्या कहते हैं कि शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। वही बात कर ले दोस्तों रचनाओं की कुछ, ठीक है, रास साहित्य कुछ रचनाएं। तब बता दें भारतेश्वर बाहुबली रास, याद रखिएगा भारतेश्वर बाहुबली रास, भारतेश्वर बाहुबली रास ये क्या है? तो ये रास साहित्य की पहली रचना है जिसके संपादक कौन है? तो मुनिजिन विजय, ठीक है, याद रखेंगे। और अगला है पंच पांडव चरित रास। दोस्तों ये रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसमें कुल कितने? 15 सर्ग हैं, ठीक है। चलिए कुछ रास देखिए, कुछ है चंदन, जिसे चंदन बाला रास है दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए आगे थे लौकिक साहित्य। देखिए लौकिक मतलब क्या था? लोक एक शब्द, संस्कृत का शब्द जिसका अर्थ होता है संसार, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कुछ आपको फालतू याद नहीं रखना, हाँ ये याद रख लेना है कि ढोला मारूरा दूहा, है ना, ये किसकी रचना है? कल्लौल की मूल रचना है, ठीक है, यार कहेंगे कल्लौल की ये मूल रचना है दोस्तों, ठीक है। ज्यादा आपको इसमें, और इसके पदों का संकलन किसने किया? कुशल लाभ, ठीक है, जैन कवि थे कुशल लाभ ने, ठीक है। ये होता क्या था आपको बताते हैं, ये ऐसी चीजें होती थी बीकानेर के आसपास दोस्तों लोग द्वारा गाया जाता था ना, गे पद था, ठीक है। चलिए इसके बारे में ज़्यादा हम आपको जानकारी नहीं देंगे क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों ये राउल वेल, दोस्तों राउल वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ये किसकी है? तो रोडा कवि की है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, याद रखेगा, रोडा कवि की है राउल वेल, है ना। क्या है? तो यह हिंदी साहित्य की प्रथम गद्य व पद्य मिश्रित शैली में अर्थात चंपू शैली में रचित पहली रचना है। राउल वेल हिंदी साहित्य की ऐसी पहली रचना है जिसमें चंपू शैली का इस्तेमाल हो, यानी कि ये गद्य और पद दोनों में सबसे पहले लिखी गई, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है कि नखशिख सौंदर्य सबसे पहले किया गया। इसमें दोस्तों नखशिख वर्णन सबसे पहले किया गया, इसमें राउल वेल में, ठीक है। दोस्तों नखशिख क्या होता है? नख मतलब होता है दोस्तों नाखून, और शिख मतलब शिखर यानी चोटी। मतलब जिस काव्य में स्त्रियों के दोस्तों सुंदरता का वर्णन दोस्तों उनके नखून से लेकर के दोस्तों चोटी तक का वर्णन किया जाए दोस्तों सौंदर्य का, वो होता नखशिख वर्णन, ठीक है। तो ऐसा कहाँ मिला है? तो राउल वेल, राउल वेल पहली चीज याद रखेंगे कि ये गद्य और पद्य पे आधारित पहली रचना थी, यानी चंपू शैली में पहली रचना है और नखशिख का वर्णन किया गया, ठीक है। अगला है संदेश रासक। संदेश रासक के रचनाकार कौन दोस्तों? अब्दुल रहमान, दोस्तों वही अब्दुल रहमान है, याद रखिएगा अब्दुल रहमान। दोस्तों आपको बता दें कि संदेश रासक दोस्तों वियोग श्रृंगार की रचना है और इसे संदेश रासक को आदिकाल का मेघदूत कहते हैं। और आपको बता दें कि अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना। और आपको बता दें हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि भी यही है अब्दुल रहमान, और इनकी रचना कौन सी है? संदेश रासक। मतलब प्रथम मुस्लिम कवि जिन्होंने रचनाएं लिखी दोस्तों कौन है? अब्दुल रहमान है। और कौन सी रचना लिखी है? तो संदेश रासक दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अमीर खुसरो जी के बारे में। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं। देखिए अब आपको अमीर खुसरो के बारे में जरूर रखना, 1253 से 1325 तक। देखिए इनका वास्तविक नाम वही 2017 के यूपीएससी में पूछा गया था कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन नाम था। इनके गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया, को पता है। इनकी दोस्तों दरगाह भी है आपके दिल्ली में, ठीक है। इनका उपनाम क्या था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी इनको उपनाम दिया था, तुर्के अल्लाह कहता था। और एक खुद को दोस्तों तोताए हिंद कहते थे, यानी तोताए हिंद यानी भारतीय तोता। आपको याद रखना है तोताए हिंद के नाम से किनको जानते हैं दोस्तों? भारतीय मतलब भारत का तोता किसको कहते हैं? तो कहते हैं अमीर खुसरो को। यूपीएससी में पूछा गया। तोताए हिंद यानी स्वयं को भी कहता था दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। और देखिए खड़ी बोली का प्रथम कवि, देखो वैसे खड़ी बोली का प्रथम कवि ये नहीं है, मगर शिव सिंह सेंगर ने दोस्तों इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना है, याद रखेगा। वैसे ये ठीक है खड़ी बोली जनक, सॉरी हाँ याद रखेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है खड़ी बोली जनक, है ना, खड़ी बोली के जनक, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली जनक कौन है दोस्तों? तो अमीर खुसरो ही हैं, है ना, याद रखेगा, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। और देखिए मगर दोस्तों ये चीज़ है, मैं कह रहा था ये वाली चीज़ ना कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्हें अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। वैसे दोस्तों है नहीं, मगर डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आपसे पूछ ले डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अवधि के प्रथम कवि कौन है? तो आप बता दीजिएगा कौन है दोस्तों? तोताए हिंद यानी अमीर खुसरो, ठीक है। हिंदुस्तान का तोता कहते थे। आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी में कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है।
ठीक है। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। और खड़ी बोली के जनक दोस्तों ये पूछा गया था यूपीएसआई में, कौन है? अमीर खुसरो जी है। देखिए अगर मैं अमीर खुसरो की बात करूं इनके विशेषताओं की, तो दोस्तों इन्होंने दिल्ली सिंहासन पर 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा, यानी 11 सुल्तान इनके शासन काल में, इनके समय में दिल्ली पर आए बैठे। और हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। फारसी और हिंदी मिश्रित छंदों में कविता लिखने वाले पहले कवि थे। अब दोस्तों ये एक ऐसे एकमात्र कवि थे जिन्होंने मनोरंजन साहित्य लिखा, ना कि किसी राजा की बड़ाई की। ठीक है। और दोस्तों इनको जनक किस बात का जानते हैं, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो को संगीत क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जनक भी कहते हैं। और दोस्तों अमीर खुसरो ने कम से कम 100 मतलब बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिसमें से खालिक बारी, यार कि इनकी रचनाओं में खालिक बारी दोस्तों यह शब्दकोश है जिसमें हिंदी, तुर्की, फारसी, अरबी आदि के पर्यायवाची शब्दों का भी उल्लेख किया गया। इसके अलावा पहेलियां दोस्तों, पहले जो हम बुझाते वो भी दोस्तों इनकी बात शुरू करके, मुकरियां दोस्तों, कहे किसी चीज को मुकर जाना, दो सुखने दोस्तों गजल हो गया, और नजराने हिंद दोस्तों, और नूर सिपाही दोस्तों, इसमें भारतीय बोलियों के बारे में वर्णन किया गया। ये क्या है दोस्तों? अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं। ठीक है। चलिए अभ्रंश साहित्य देखते हैं दोस्तों। अभ्रंश साहित्य आपको बता दें, अभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पतन या फिर गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। आपको बता दें क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, क्या है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अभ्रंश भाषा का पहला कवि किसको माना है? स्वयंभू को। और हिंदी का पहला कवि माना ना, जो अभ्रंश भाषा के पहले कवि स्वयंभू है उनको हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है। चलिए अब अपभ्रंश की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पे देखिए याद रखिएगा अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? पतंजलि ने। और आपको बता दें कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उनका विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। और अपभ्रंश में साहित्य की रचना सबसे पहले वल्लभी के राजा धरसेन के शिलालेखों में मिलती है दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक है। अपभ्रंश के भेद कितने हैं दोस्तों? उत्तर भारत में 7 भेद प्रचलित थे। जैसे सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं निकली हैं? तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई कई एग्जामों में। पैसाची अपभ्रंश से क्या निकली? लहंदा और पंजाबी। ब्राह्मण अपभ्रंश से दोस्तों सिंधी भाषा निकली, यूपीएसआई में पूछा गया। खस से दोस्तों पहाड़ी भाषाएं निकली हैं। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से दोस्तों क्या निकली? मराठी। और अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है पूर्वी हिंदी, याद रखिएगा यूपीएसआई में पूछा गया। और मागधी से बिहारी हिंदी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ये सभी भाषाएं दोस्तों आपकी किससे निकली? मागधी अपभ्रंश से। ठीक है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। ठीक है। आपसे पूछेगा पुरानी हिंदी अपभ्रंश किसने कहा? तो चंद्र शर्मा गुलेरी, सांकृत्यायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और दोस्तों भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अपभ्रंश नाम दे दिया, यानी अपभ्रंश को ही आरंभिक, जो हिंदी का आरंभिक रूप यानी अपभ्रंश था उसको अवहट्ट कह दिया। ठीक है। आपको बता दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी व रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हैं, और धीरेन्द्र वर्मा आदिकाल को अपभ्रंश काल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और अपभ्रंश भाषा के, देखिए अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद जी थे दोस्तों, ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है। चलिए साथियों, अब दोस्तों अपभ्रंश के प्रथम कवि जो है स्वयंभू, दोस्तों स्वयंभू के बारे में बात करते हैं। इन्हें अपभ्रंश का पहला कवि मानते हैं, ये चीज आपको याद कर लेना कि अपभ्रंश भाषा के पहले कवि कौन है? तो स्वयंभू जी हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। और दोस्तों स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि भी मानते हैं, और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, याद रखेगा। इनके 3 ग्रंथ हैं। एक है पौमचर्यु दोस्तों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अपभ्रंश, देखिए स्वयंभू की रचना कौन है? पौमचर्यु, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके अलावा पुष्यदंत दोस्तों, इन्हें क्या बोलते हैं आपको बता दें कि पुष्यदंत दोस्तों क्या हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा दोस्तों। इन्हें हम क्या बोलते हैं? तो शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना था। और शिव सिंह सेंगर ने दोस्तों पुष्य को क्या माना है? भाषा की जड़, है ना। अब पुष्यदंत को दोस्तों हिंदी का भवभूत कहते हैं, याद रखिएगा। भवभूत किसको कहते हैं? हिंदी का पुष्यदंत को। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकी रचनाएं हैं, ठीक, जसहर चरियु। ठीक है, धनपाल है, धनपाल दोस्तों, धनपाल को ज्यादा याद रखेंगे दोस्तों। धनपाल की एक रचना है दोस्तों, याद रखिएगा, भविष्यत कहा। ठीक है, इनकी रचना भविष्यत कहा दोस्तों अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। उसके बाद दोस्तों विद्यापति के बारे में देख लेते हैं। विद्यापति गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यापति गुरु थे पंडित हरि मिश्र ना। ये निवासी कहाँ थे? तो बिहार के दरभंगा जिले के विपसी गांव के,
ठीक है। और दरबारी किसके थे, तो राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे, और इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। और हिंदी में दोस्तों विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और इनके उपनाम बता दें दोस्तों, विद्यापति को बच्चन सिंह ने दोस्तों जाति का भी बोला, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनकी और क्या चीज़ें हैं, तो इनको दोस्तों मैथिल कोकिल, इन्होंने मैथिली भाषा में बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए इनको मैथिल कोकिल कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथिल कोकिल के अलावा हम आपको बता दें कि इन्हें अभिनव जयदेव कहते हैं। अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल ये दोनों के बहुत ही अच्छे नाम जो कि पूछे जाते हैं। इनकी रचना दोस्तों संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में है। किसमें, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में। दोस्तों पदावली, देखिए इनकी रचना है पदावली। इसमें दोस्तों कृष्ण और राधा विषयक श्रृंगार के पद हैं। आपको बता दें ये मैथिली भाषा में लिखी गई दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पदावली। और संस्कृत में इन्होंने क्या लिखा, तो देखिए शैव सर्वस्व सार, ये देखिए चीज़ें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर दोस्तों ये मैथिली में पदावली इंपॉर्टेंट है। और अवहट्ट, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया कि अवहट्ट भाषा में कितनी रचनाएं लिखी, 2, कौन सी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, याद रखिएगा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आपको तो साथियों आपको पता है कि आज यहीं तक पढ़ाते हैं। आपको बता दें हमारी ई बुक है, अगर इससे आप परचेस करना है दोस्तों तो परचेस कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। हमने हिंदी साहित्य की दोस्तों ये बुक आपको 50 की मिल जाएगी, हिंदी सामान्य हिंदी दोस्तों 50 की, और हिंदी भाषा की बोली की दोस्तों 25 रुपये, पत्र लेखन 25 रुपये, यानी टोटल 150 में। जो भी चाहते हैं आप ले सकते हैं। कैसे, तो इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके, इसी व्हाट्सएप पे दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के आप हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, हमने सुसज्जित की है। और सभी प्रकार की क्लासें देखने के लिए दोस्तों आप चाहिए प्लेलिस्ट पे, वहाँ मिल जाएंगी, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दिए दे रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।